आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सबसे पहले आप ये देखिए कि पहला है मिडिल ईस्ट में जंग आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं। पहला अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जंग के इस खबर से यानी जंग के मैदान से क्या रही है। खाड़ी में समंदर में पहुंचा है यूएसएस त्रिपोली यानी अमेरिका का वो एमबीवीएस शिप जिससे अटैक करने की कोशिश की जाएगी। ईरान के बंदर खामिर में भी शहर में भी हमले किए गए जिसमें 5 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही। यानी ये तीसरा अपडेट मैं आपको पहुंचा रहा था। अब चौथा अपडेट क्या है, तेहरान के कमांड सेंटर पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। तेहरान में अब भी इजराइल की तरफ से बड़े अटैक किए जा रहे हैं। पांचवा अपडेट है, ईरान की मिसाइल स्टोर साइट पर भी हमले किए गए हैं। यानी स्टोरेज फैसिलिटी को भी लगातार इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल स्टोरेज साइट पर हमले के साथ साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी हमले किए गए। 5 बड़े अपडेट मैंने आपको बताया। छठा अपडेट क्या है, दक्षिणी लेबनान में मिसाइल हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। ये हमले आईडीएफ की तरफ से किए गए थे जिसमें 3 पत्रकारों की मौत की खबरें लगातार साउथ लेबनान से आ रही है। अब 7वीं बड़ा अपडेट क्या है, खाड़ी देशों में अमेरिका ने यूनिवर्सिटी पर हमले की ईरानी धमकी को लेकर बहुत बड़ा एहतियात, बहुत बड़ी चेतावनी ईरान को दी है। इजराइल ने हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी है। 2 वेव यानी 2 हमले लगातार हूती की तरफ से इजराइल पर किए जा चुके हैं। यानी ये 8 अपडेट मैंने आपको बताया। अब 9वां अपडेट क्या है, पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की एक बैठक जारी है और ये कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा रास्ता निकालने की ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान की बात ईरान मानेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। 10वां बड़ा अपडेट है कि निर्वाचित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ईरान की सत्ता संभालने के लिए तैयार है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया कि वो अब सत्ता संभालने के लिए तैयार है, लेकिन वहां के लोग सड़कों पर नहीं उतरे और अब वहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहे। तो ऐसे में रेजा पहलवी वहां पर किस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन को संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसी बीच आपको सबसे पहले एक बड़ी अपडेट आपको पहुंचा दें कि जो इस समय इस जंग के दायरे से आ रही है कि खाड़ी के समंदर में युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इसकी तस्वीरें साझा की गई और 3,500 मरीन्स के साथ ये मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाड़ी में समंदर युद्धपोत यानी यूएसएस त्रिपोली के पहुंचने के बाद अब ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट को लेकर, खबरों को लेकर एक तरीके से पुष्टि होती जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये छोटा, आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर ही आप इसे समझिए, इस पे फाइटर एयरक्राफ्ट है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इस पे मरीन्स रहते हैं और इसको लेकर हम आपको तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे युद्धपोत के आ जाने के बाद अब एक जंग का दायरा बढ़ता जा रहा। अब 3,500 मरीन्स कमांडो पहुंचने के बाद आखिरकार कैसे एक नए जंग के आगाज या फिर ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट होगी, आपको दिखाते हैं। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले ये एमबीवीएस असॉल्ट शिप है, यानी इससे बड़े असॉल्ट ऑपरेशंस की शुरुआत की जा सकती है। समंदर, जमीन और की लड़ाई में सक्षम है। इसके अलावा इस पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट मौजूद है, इसके बाद हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट इस पर तैनात हैं जो किसी भी ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक तरीके का एक उनके आने से पहले ग्राउंड को क्लियर करने का काम करते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक चलता फिरता मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। 31वीं आप कह सकते हैं यूनिट इस पे शामिल है और ये यूनिट जो है वो मरीन्स की वो यूनिट है जो बड़े असॉल्ट ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। तेज हमले, कब्जे में बचाव में महारत है, यानी इलाकों पर, छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करना, यूनिट्स को डिप्लॉय करना, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और तटीय लक्ष्यों को यानी जो कोस्टल आपके टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में भी ये बेहद महारत हासिल कर चुका है। इससे पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता और ये वो शिप्स हैं जो न्यूली इंडक्टेड है अमेरिका में और इनके डिप्लॉयमेंट के पीछे के कारण यही आप मानिए कि अगर इसे ताइवान के पास से निकालकर इस इलाके में लाया गया है तो अमेरिका अपनी सारी की सारी डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में करना चाहता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पर अब्राहम लिंकन मौजूद है, गेराल्ड फोर्ड मौजूद है और अब इसके आ जाने के बाद और सैन्य क्षमता में बड़ी, आप कह सकते हैं, काबिलियत इसको मिलेगी। अब ट्रूप लैंडिंग क्राफ्ट से ये लैस होता है, यानी जो ट्रूप्स हैं वो समंदर के रास्ते अब लैंड एरियाज में पहुंचेंगे। यानी अगर ये दूर खड़ा है तो वहां से इसके साथ यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स हों, इसके फाइटर एयरक्राफ्ट हों और जो एमबीवीएस, जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फेंट्री को मूव करना हो
तो वो भी इससे किया जा सकता है। यानी 3,500 से ज्यादा सबमरीन्स को या मरीन्स को वहां पर पहुंचाने के लिए ईरान के अंदर इसकी काबिलियत या इसकी क्षमता बहुत बेहतरीन है। शायद इसी वजह से इसको अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसको लेकर कल सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि देखिए हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया और वॉर एक्सरसाइज करते हुए मरीन्स भी तस्वीरों में नजर आए। अब तटीय इलाकों में मरीन्स उतारने में इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर से ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट को आसानी मिलेगी और इसी वजह से अब ये माना जा रहा है कि अब ये जंगी तैयारी यानी जमीनी जंगी तैयारियां लगभग अमेरिका ने पूरी कर ली है। तो क्या अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान में जमीनी जंग को लेकर पूरी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है? क्या ट्रंप किसी भी वक्त ईरान में अपने सैनिक उतार सकते हैं? ईरान तमाम सवालों पर जवाब हम इन स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा चुके हैं कि आखिरकार किस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, अमेरिका इसकी तैयारी कैसे कर सकता है। मध्य पूर्व में हजारों सैनिक भेजने पर ट्रंप सरकार का विचार, लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि देखिए और भी सैनिक भेजे जाएंगे। त्रिपोली की हमने बात की, हमने बॉक्सर की बात की। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तीसरा एयरक्राफ्ट भी जल्दी अमेरिका मूव कर सकता है। जंग में तीसरे हफ्ते में बड़े कदम की तैयारियों में अमेरिका था और अब जब 30 दिन पूरे हो चुके हैं तो अब ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट किस तरीके से की जा रही है। ईरान की ओर से आ रहे हैं यूएसएस त्रिपोली में 2,500 मरीन सैनिक मौजूद है। इसके अलावा दूसरे मरीन्स को भी लगातार, दूसरे शिप्स को भी, यूएसएस बॉक्सर को भी भेजा जा रहा है। हॉर्मूज में तेल टैंकरों की सुरक्षा के साथ साथ जो ईरान ने जो माइंस बिछा रखी हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके पास जो उनके छोटे अटैक बोट्स हैं, ड्रोन बोट्स हैं, उनको भी खत्म करना, उनको निष्क्रिय करना, यह अमेरिका के लिए एक मेजर कंसर्न है। ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा जमाना ये एक और बड़ा चैलेंज है। अमेरिका अगर चाहेगा तो खर्ग द्वीप पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे पहले बड़ी डिप्लॉयमेंट की जाएगी और ईरान की यूरेनियम स्टॉक पर भी नजर है। यानी ग्राउंड फोर्सेस ही लगातार उन इलाकों में जाकर उस इनरिच यूरेनियम को अपने हाथों में, अपने कब्जे में ले सकती है। अब ग्राउंड फोर्सेस भेजने से सीधे जमीन पर बढ़ेगा ये युद्ध, यानी इस जंग का दायरा एक गुना और बढ़ जाएगा और ग्राउंड फोर्सेस के आ जाने के बाद फिर अमेरिका के लिए एक दिक्कत यह भी होगी कि आपके पास रीइंफोर्समेंट कितनी है। ये तो पहली टुकड़ियां होंगी जो ग्राउंड पर उतरेगी, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट की जाएगी उसके पीछे तैनातियां भी अमेरिका ने अभी से शुरू कर दी। अमेरिकी जनता में जंग को लेकर कम समर्थन है। आज भी हमने देखा कि लगातार सैकड़ों लोग जो थे वो अमेरिका की सड़कों पर उतर आए और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर बनाए कि वो इस जंग से बाहर आ जाएं। सबसे पहले आपको जंग के उस मैदान में लिए चलते हैं जहां पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ इजराइल से प्रणय उपाध्याय और लेबनान से मौजूद है अशरफ वानी। सबसे पहले अशरफ वानी, आप लेबनान में मौजूद है। हमने देखा कि किस तरीके से बड़े अटैक इजराइल वहां पर कर रहा है, जैसे अटैक को ईरान में भी कर रहा है। क्या अपडेट है पिछले 24 घंटे का? दरअसल सुमित, मैं इस वक्त बैका वैली में हूं और ये बैका वैली जो है ये दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड जो है हिजबुल्लाह का दक्षिणी लेबनान के साथ साथ है। और बैका वैली में भी जिस अंदाज से दक्षिणी लेबनान में अपने एरियल स्ट्राइक्स को काफी बढ़ाया है आईडीएफ ने, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन के साथ, और उसी तरह जो मेन सोर्स है हिजबुल्लाह का बैका वैली, यहाँ पर भी लगातार एरियल स्ट्राइक्स, जो हथियारों के भंडार हैं, जो लॉजिस्टिक्स है हिजबुल्लाह के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने शुरू में कहा कल 3 पत्रकार भी यहाँ पर मारे गए और साथ ही साथ उन पत्रकारों को जो बचाने के लिए जो यहाँ की जो सिविल डिफेंस है उन पर भी लगातार हमले जो है इजरायली वायुसेना की तरफ से जारी है। और यहाँ तक कि आज यानी रविवार को इजरायल की सेना की तरफ से अलर्ट किया गया है सिविल डिफेंस मेंबर्स को कि उनके फैसिलिटीज का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है, वो बिल्कुल जो है दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में नजर ना आए या दिखे ना जहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच जमीनी युद्ध चल रहा है। वो उस इलाके को या उन सिविल डिफेंस के मेंबर्स को भी निशाना बनाएंगे। कल सिविल डिफेंस का एक व्यक्ति मारा गया था, आज 2, आज रविवार को 2 और सिविल डिफेंस के पैरामेडिक्स को मारा गया है और यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं अब आईडीएफ ने पूरी तरह से चेतावनी दी है। बिल्कुल, हमारे साथ अशरफ वानी लगातार बने हुए हैं। अशरफ वानी, बैका वैली में, यानी ये वो इलाका जहां पर आप कह सकते हैं कि यूनिफिल की टीमें मौजूद रहती है, वो इलाका जो बॉर्डर के बेहद करीब है, वहां से हमको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़े पड़े। हमने देखा कि हूतियों ने भी अब लगातार अटैक करना शुरू कर दिया है। करीबन 1 महीने बाद अब हूती की एंट्री से लगातार किस तरीके का कंसर्न है इस समय इजराइल में?
देखिए, जाहिर तौर पर अगर हुतीज की एंट्री को अगर आप देखें तो ये इजराइल के लिए तीसरा मोर्चा खुल गया है। एक तरफ लेबनान के मोर्चे से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार वार किया जा रहा है, ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, और अब तीसरा मोर्चा दक्षिण के भाग से यमन के हुथियों की तरफ से खोला गया है, और ये इजराइल के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन अगर आप देखें तो इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर बहुत लंबे समय से लड़ता रहा है, उसकी तैयारियां उस हिसाब से रही हैं। यमन के हुती अभी तक इस लड़ाई के अंदर बीते 27-28 दिनों के अंदर शामिल नहीं हुए थे, उस तरीके के हमले नहीं हुए थे। हालांकि गाजा 7 अक्टूबर की घटना के बाद से हमने देखा कि यमन के हुतियों की तरफ से भी वार किया गया था, लेकिन अब की बार काफी लंबे समय बाद हुतियों की एंट्री हुई है। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि वो मल्टी फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी टेक ऑन करने की स्थिति में है, और यमन के हुतियों की तरफ से जो भी रॉकेट्स या जो भी मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन्स दागे गए हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है आसमान में ही, और किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। खासतौर पर जो एलात का एरिया है, जो दक्षिणी इजराइल का एरिया है, वहां किसी तरीके का कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, इंटरसेप्ट कर दी गई हैं मिसाइलें। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर इसे नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो चैलेंज है वो दुनिया के लिए चैलेंज है। इस हिसाब से चैलेंज है कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही कई दिनों से बंद है, और अब बाबल मंदेब के ऊपर भी अगर इसी तरीके का प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश यमन के हुती करते हैं, तो दुनिया का एक बड़ा जो ट्रेड पॉइंट है, जो ट्रेड रूट है, वो एक चोक पॉइंट जो है वो बन जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना में बाबल मंदेब, जो कि स्वेज कनाल को लिंक करता है अदन की खाड़ी के रास्ते, वो और भी नैरो है, करीब 3 किलोमीटर उसका जो विड्थ है उसकी, और इसलिए वो दुनिया के लिए ज्यादा बड़ी चिंता हो सकती है यदि यमन के हुती वहां पर किसी तरीके का चोक पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं, वहां रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े यही बात है कि देखिए, इजराइल तो मल्टीपल फ्रंट पर पहले भी लड़ता है 2024 में, 25 में, लेकिन कंसर्न दुनिया के लिए है कि आखिरकार दुनिया के बाकी मुल्क, मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क कैसे इस युद्ध का सामना करें।